वेलकम टू एकेडमिक वैरागी। तो एफ कैट का फॉर्म आ गया है, तो मैंने सोचा एफ कैट पे थोड़ी कहानी हो जाए कि एफ कैट के एग्ज़ाम को कैसे आप प्रिपेयर करें। इसमें दिसंबर जनवरी अपने पास है 2 महीना। तो देखिए एफ कैट पे थोड़ी बातें ये हैं। पहली चीज़, एक मिनट मैंने लिखा है बताता हूँ आपको। हाँ, कि इसमें 4 चीज़ें हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार एफ कैट दे रहे हैं और आपको जो जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैं इसमें बता रहा हूँ। हाउ टू अप्रोच एफ कैट इन चारों सेक्शन में, दैट इज़ मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। इन चारों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो क्या है? मैथ्स, दैट इज़ एप्टीट्यूड। मैथ्स से जो डरते हैं उन्हें डरना नहीं है। मैथ्स को अच्छे से सीख लेना है कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। दूसरा ये, अगर आपको लगता है कि एफ कैट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप गलत हैं, क्योंकि एफ कैट इज़ नॉट वन ऑफ द ईजीएस्ट, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एफ कैट इज़ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल का। क्योंकि इसमें मैंने 2020 से 23 तक दिया है, सारे ही दिया है, तो कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं दिखता है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे, उन्हें हम चेंज नहीं कंसिडर कर सकते। और जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा कि 4 साल पहले था। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? मैथ्स। मैथ्स में जितने इसमें टॉपिक हैं उसको टॉपिक वाइज सीखना है। कैसे सीखना है? यूट्यूब पे भरे पड़े हैं टीचर्स, जो टीचर आपको अच्छा लगे उससे सीख सकते हो, या फिर मेरी भी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। किसी को लगे कि हाँ भाई ठीक है, तो 7-8 टॉपिक्स मैंने बनाए, आप वो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। कैसे जाते हैं? प्लेलिस्ट में जाना, मैथ्स एप्टीट्यूड करके एक सेक्शन होगा, उसमें देख लेना कैसे सीखते हैं क्वेश्चन, कैसे करते हैं। अच्छा, एफ कैट का जो ये क्वेश्चन है, तो ऐसा मत सोचना कि बस वही करना है। जो टॉपिक सीख रहे हो उसको ऐसा सीख लेना कि नए क्वेश्चन भी आ जाएं तो हम कर लें। अरे जब रमेश और सुरेश, ठीक है, दोनों की एज का रेशियो इतने बटे इतना है, 3 साल बाद रमेश का नया बच्चा पैदा हुआ उसी फैमिली में, तो अब रेशियो में क्या होगा, कैसे होगा, ये रट के थोड़ी जाना है। इस एप्टीट्यूड को सीख लेना है आपको कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये पूरी कहानी जब आप सीख लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई नया क्वेश्चन भी आया तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। बिल्कुल डरना नहीं पड़ेगा कि अरे वाह इसमें तो यार ये दे दिया, इसमें क्या करूं, है ना। जैसे पिछली बार एक बॉम्ब वाला क्वेश्चन आया था, वो हेलीकॉप्टर इधर से जाता है, फिर वो बॉम्ब छोड़ता है, तो उस पूरे एल्गोरिदम को, मतलब ग्राफ को अच्छे से हमने देखा। अच्छा ठीक है, फाइनल डिस्टेंस इतनी बची, स्पीड इतना है, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। पहले जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? परसेंटेज आता ही आता है सारे एग्जाम में। एफ कैट के लिए हम बात कर रहे हैं, वैसे तो परसेंटेज हो गया। फिर उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, और भी जो चीज़ें हैं, प्रॉफिट लॉस, ये वाले ट्रेन वाले क्वेश्चन, बोर्ड वाले क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? सीख लेना है, दैट इज़ द की। जिसने मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड सीख लिया, एफ कैट तो एकदम ख़त्म हो गया, फिर वहीं ख़त्म हो गया। और यही आपको कुछ सर्टेन थिंग्स करनी है। कट द क्रैप, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो नहीं पूछा है वो भी पढ़े जा रहे हैं, जो पूछा वही पढ़ना है। सेकंड चीज़ है रीजनिंग। एफ कैट की रीजनिंग बहुत ही बेसिक लेवल की है, बहुत ही हाई लेवल की कोई रीजनिंग नहीं आती है, कि बहुत सिंपल तो आती है यार। देखो, डॉट सिचुएशन वाली आती है, वो सीख लेना है कैसे। जो रोटेशन वाली आती है, ये है, अगला ये है, अगला ये है, तो अगला कहाँ होगा? अबे कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो बहुत ही बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन है। डॉट सिचुएशन, एम्बेडेड फिगर, एक फिगर दिख रहा है, मान लो ये फिगर है, ये तुम लोग कहोगे दिखा रहा है, मान लो ये फिगर है, तो अब इसमें ये वाला पोर्शन दे देंगे, बोलेंगे इसका है कि इसका पार्ट है। ये तो कितनी सीधी सी बात है ना कि यार ये गोला गोला दिख तो रहा है इसमें, एम्बेडेड फिगर। तो क्या इस रीजनिंग की हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है? किए जा रहे हैं, सुबह से शाम उठ के क्या कर रहे हो? रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। इतने ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत इसकी है कि आप फेमिलियर हो जाएँ कि इसमें रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो इसमें 7-8 टाइप हैं, जैसे कि क्या क्या है इसमें, अरे यही सब, डॉट सिचुएशन, एम्बेडेड फिगर, रोटेशन, और नंबर वाले, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आता ही आता है, उसमें करना ही क्या है? ये किससे रिलेशन है। तो इनको फैमिलियर कहाँ से होना है? यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोस, और जो पॉपुलर चैनल हैं 3-4, उनके इन वीडियोस को देख के सीख लो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपको सीख लेना है कि इसको करते कैसे हैं, है ना। एक वो फिगर वाला आता है, ऐसे ट्रायंगल है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे एक डॉट लगा दिया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने भी डिस्कस किया है किसी न किसी वीडियो में, शायद प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए, तो आप रीजनिंग भी देख सकते हैं। यानी हमने मैथ्स देख लिया, रीजनिंग देख लिया,
काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी है किस पे, जीके पे। जीके क्या है, जो एफकेट में जो जीके पूछी जाती है वो मेनली मोस्टली स्टैटिक होती है। अब एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएं तो आ जाएं, मैं उन्हें नहीं मानता, उसके लिए आपको पूरा वो नहीं पढ़ना है। जितनी स्टैटिक चीज़ें होती हैं जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, उधर जितने हैं झूम कल्टीवेशन के नाम, मिल्पा लडांग जो कहते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि हम आप पहली बार एफकेट दे रहे हैं तो आपके लिए ये नया सा वीडियो। स्पोर्ट्स की कहानी थोड़े बहुत मैं देख पा रहा हूँ, थोड़े से कम हो गए, क्योंकि पहले जैसे आते थे कि इसमें कितने प्लेयर हैं, पोलो में कितने प्लेयर हैं, ये टर्मिनोलॉजी किस गेम से एसोसिएटेड है, ये सारी जितनी स्टैटिक चीज़ें हैं स्पोर्ट्स से लेके अवार्ड्स, ये वाला अवार्ड किस चीज़ के लिए मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए है कि नोबल प्राइज़ है, नोबल प्राइज़ किन 5-6 चीज़ों में मिलता है, लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है, एशियन गेम्स, और अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ कौन जीता, या जैसे फीफा का वर्ल्ड कप हुआ तो उसका गोल्डन बूट विनर कौन था। ये सारी जो कहानी है स्टैटिक, और डिफेंस की एक्सरसाइजेस हैं कि संप्रीति कहते हैं, किसी को कीर्ति कहते हैं, किसी को सुनीता कहते हैं, किसी को कुछ भी कहते हो, इन सारे डिफेंस एक्सरसाइज को आपको याद कर लेना है। ये थी कहानी जीके की। और साथ ही साथ क्या इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब नहीं पढ़ना है? अरे पढ़ना है, लेकिन वैसे नहीं पढ़ना है जैसे आप सीडीएस के लिए पढ़ते हैं या सीईपीएफ के लिए पढ़ते हैं। काम की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ते रहना है। द फोर्थ वन इज़ इंग्लिश। देखो इंग्लिश के लिए इतना बहुत ज़्यादा नहीं करना है यार, परेशान नहीं होना है, हल्की फुल्की इंग्लिश। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन यूज़ द लॉजिक एज वेल, बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस ऑफ पैसेज, यू कैन ईजिली रीड द पैसेज, टेक द आंसर। ईडियम फ्रेजेस, vocab, that is synonyms and antonyms, I do not recommend you to learn this or to memorize this। मैंने कभी किया नहीं तो मैं ये बातें कहूँगा भी नहीं, लेकिन अगर आप शौकीन हैं, आपका बैकअप एग्ज़ाम ही कुछ ऐसा है जिसमें आप याद करते हो तो ठीक है, लेकिन इनको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि किसी को नहीं याद है ना, जितने हमारे कॉम्पिटिटर हैं किसी को नहीं पता। और क्या करोगे याद करके यार, बाकी चीज़ें हो ही जा रही, इतने मार्क्स आ ही जा रहे हैं। इंग्लिश में ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद करने के लिए मैं रिकमेंड कभी नहीं करूँगा। आप ईडियम फ्रेजेस की वो जो बुक आती है, जो भी आपके पास हो, जहाँ से आप पढ़ते हो, उसको एक बार देख लो कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि अच्छा ये क्या बात है। उस हिसाब से आप वहाँ पे एलिमिनेट करके ऑप्शन मार सकते हो। ये है इंग्लिश की कहानी। इन चारों को करने के बाद जो पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द फाइनल टच क्या है वो? ठीक है, मैथ्स पढ़ लिया, अच्छे से कर लेते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं, जीके भी कर ही लिया, पढ़ ही लिया। जीके कहाँ से करना है? ये यूट्यूब से बड़े आराम से हो जाएगा। और हाँ, जीके की कुछ फाइल्स, कुछ पीडीएफ्स जो मेरी हैं, मेरी खुद की नोट्स हैं, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। अगर कोई शौकीन हो तो टेलीग्राम तो आप सब चलाना जानते ही हैं, तो चैनल में जाना, फाइल्स में जाना, नीचे कहीं है स्पोर्ट्स की फ़ाइल, डिफेंस एक्सरसाइज की फ़ाइल, ऐसे स्टैटिक फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? 75+ अटैम्प्ट्स कर देना। ये कैसे होगा? अगर आपने इतनी चीज़ें शिद्दत से पढ़ ली हैं तो शायद अटैम्प्ट 75 करना कोई बड़ा काम तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत कम करते हैं, 60 ही करके आते हैं, तो यार चांसेस हैं कि ना हो, या तो सारे ही सही हों। तो मैं रिकमेंड करता हूँ 75+ क्वेश्चन ही करके आओ। ये कैसे होगा? अरे यार थोड़ा सा तो रिस्क लेना है ना। अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो था उसमें आप पूरी तरीके से श्योर नहीं थे कि ये इसमें आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अब अंदर से लग रहा है कि हाँ ये होगा, तो वहाँ पे कई जगह रिस्क हमें लेना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस में रिस्क लेकर भी आप 75+ को टच कर दीजिए। और मैथमेटिक्स में मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया अच्छे से, तो आपका ये काम ख़त्म और आपका एग्ज़ाम क्लियर। ये हर बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यही कहानी है। देखो यार, मैथ्स में मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैथ्स से अगर कोई डरता है तो डरो मत यार। ये कोई बहुत हाई लेवल की मैथ नहीं है। इसमें मतलब वो जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल मेथड, न्यूटन रैप्सन, या ये सारी चीज़ें नहीं है ना यार। इसमें क्या है कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि यार ये मैथ्स इतनी मुश्किल नहीं है, सीखा जा सकता है। नंबर ही तो है, नंबर में ही तो घूमना है। ये
3 घंटे में करता है, 4 घंटे में करता है, ये 3:5 है। पूरा गेम नंबर का ही तो है। नंबर को समझना कहाँ मुश्किल है। आपको डर अगर लग रहा है मैथ से तो इस वजह से लग रहा है क्योंकि आप भूल चुके हैं। तो जब चीज़ें भूल चुके हैं तो डर लगेगा ही। कैसे ख़त्म होगी डर? वापस से उसको पढ़ लो। बचपन में 8th तक या 10th तक जब आपके पास मैथ्स थी तो इतना डर थोड़ी लगता था, कैसे ना कैसे करके पास तो हुआ ही हो। तो तब समझ आ गई थी चीज़ें, अब भी समझ आ जाएंगी। तो एक बार बस आपको वो चाहत की ज़रूरत है कि मेरे कितने दोस्त हैं वो, मतलब चलो नाम नहीं लूँगा, तो वो मैथ्स उसको ऐसा डर है कि वो मैथ्स वाला कोई एग्ज़ाम ही नहीं देता है। यही एक रीज़न है कि वो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है। तो उसमें भी अब सी-सेट वी-सेट में वो देखते हैं कैसे करेगा। लेकिन मैथ्स से डर नहीं होना चाहिए आपको, उसको सीख लो। वो सीखने की कोशिश नहीं करता है, और मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोग जो मैथ्स से डरते हैं वो यही करते होंगे कि वो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। बड़े आराम से, बड़े प्यार से पेन कॉपी लेके आराम से एक ही चीज़ सीखना, कैसे हुआ, पॉज करना, खुद से लगाना। और मैंने अपने वाली तो बताई थी कि मैंने 60 क्वेश्चंस की शीट डाली हुई है और वीडियो भी डाले हुए हैं 7-8। तो किसी को ठीक लगे तो वहाँ से सीख सकता है, वरना आपका जो फेवरेट जो टीचर लगता हो वहाँ से सीखो, क्योंकि एट द एंड तो सीखना ही है ना। इसके बाद हाँ, मॉक हाँ देने चाहिए इसके। तो टेक्स्ट बुक हो, ग्रेड अप हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ आपने ज्वाइन किया हो कोई भी कोचिंग टाइप की, तो वहाँ से 3-4 मॉक आप जाने से पहले आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, बस आपको ये सारी चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि रोज़ ही मॉक लगा रहे हैं मैथ्स का, रोज़ 2 मॉक इंग्लिश के, रोज़ जीके का, पॉलिटी का चैप्टर वाइज लगा रहे हैं। इतना नहीं करना है। आराम से पहले कंटेंट पढ़ लो, मॉक मैथ्स का, रीजनिंग का, जो भी है 3-4 मॉक जितना आपको लगे वो आप लगा लें, काम हो जाएगा। एक और चीज़ है कि रैंडम स्टूडेंट से जो आपको इर्द गिर्द मिले, कहीं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए कोई, या कहीं मिल जाए, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप होनी चाहिए कि यार ये तो यार बहुत पढ़ रहा है क्योंकि इसने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है और ये खूब पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। शायद उन्हें वहाँ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता हो। तो कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। यही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई, यही चीज़ें आपको करनी है। मैथ शुड बी योर प्रायोरिटी, रीजनिंग आपको सीख लेनी है, जी के वही पढ़ना है जो यूट्यूब पे सभी लोग पढ़ा देते हैं, वही पढ़ लो, काम हो जाएगा। कुछ फाइल चाहिए तो ग्रुप पे है। इंग्लिश हल्की फुल्की पढ़ लो, जिसको जो सीडीएस भी प्रिपेयर कर रहा है उसकी इंग्लिश तो और अच्छी होगी। दैट्स इट। तो इतना ही काम करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो यही सारी बातें थी और प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है। और हाँ, एक और प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सॉल्व कराया है एफकेट के पीवाईक्यूज़, सिर्फ और सिर्फ जीके के, क्योंकि वो रिपीट हो जाते हैं। ये लोग पेपर तो पब्लिक में डालते नहीं हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो वो भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। जिसका मन हो वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकता है। तो यही बातें थी एफकेट की। और क्या बताऊँ, हाँ, एफकेट एक ईजी एग्ज़ाम है, यही मैं आपको बता रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और मैंने 2020 से दिया है 2023 तक, तो 7 टाइम्स मेरा हो गया था क्लियर, और EKT 5 टाइम्स हुआ था। ये मैं वैसे बताने की मतलब मेरे को मन नहीं होता है, क्योंकि कोई बहुत ही हाई क्वालिटी क्रेडेंशियल नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों ने बोला कि बताना पड़ेगा तभी ऑडियंस आती है। तो EKT 5 टाइम्स इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि उन्होंने 5 टाइम्स ही कराया, वो और कराया होते। EKT बंद क्यों हुआ बताऊँ? EKT होता था इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। तो मेरा एक दोस्त है, वो उस टाइम वहीं था AFTC में, AFA देन AFTC, जो टेक वाले होते हैं वो AFTC। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जब रिकमेंड होके गए तो बहुत बच्चे थे जिनका EKT क्लियर नहीं था, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट EKT क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें टेक में ही दे दिया। क्यों? क्योंकि जैसे अब नॉन टेक के बंदे को हम टेक में तो भेज नहीं सकते, तो भेजना तो टेक वाले को ही पड़ेगा। तो इतने थे ही नहीं जिनका EKT क्लियर हो, तो जिनका EKT नहीं भी क्लियर था उन्हें भी टेक में भेजने लगे। तो फिर EKT की ज़रूरत ही कहाँ पड़ी। तो फिर अगली बार से, ये मेरे दोस्त ने बताया जो AFTC में था, कि इसलिए इसके बाद से फिर EKT बंद हो गया, कि जब आपने के पास BTech है तो दैट्स द ओनली थिंग यू रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द टेक डिपार्टमेंट। तो ख़त्म करते हैं एफकेट की बातें। और
फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।